दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शिक्षा से जुड़ी इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भ्रष्टाचारियों के मसीहा बने हुए बैठे हैं। जब जब मंत्री जी के पास इन भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल जाती है तो मंत्री जी इन पर कार्रवाई करने की बजाय इन अधिकारियों को प्रमोशन दे देते हैं। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कुछ दस्तावेजों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा का स्तर इतना गौण क्यों है। क्यों करोड़ों रुपए का सरकारी स्कूल में बजट आने के बावजूद भी आपको अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करवाना पड़ता है। मोटी फीस, किताबों का मोटा खर्चा, एक आदमी को इन प्राइवेट शिक्षा माफियाओं के यहाँ जबरदस्ती मजबूर होकर वहाँ एडमिशन करवाना पड़ता है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी फीस। जब टॉप में बैठा लीडर ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा और ईमानदार अधिकारियों को दरकिनार करेगा तो सरकारी स्कूलों की इस खस्ताहाली पर शायद हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि धन सिंह रावत जैसे मंत्री शिक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक शिक्षा विभाग से जुड़ी एक भ्रष्ट अधिकारी महावीर सिंह बिष्ट के ऊपर एक खबर की थी, जिसमें बिष्ट द्वारा नियम विरुद्ध ट्रांसफर, नियम विरुद्ध नियुक्ति, अपने साले को पद का दुरुपयोग करते हुए प्रिंसिपल बनाने जैसे गंभीर मामलों में वो दोषी पाए गए थे। जिन्होंने खबर नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख लें, ये खबर मैंने वहां पर डाल दी है। बिष्ट के भ्रष्टाचार की फाइल मंत्री जी के पास चार्जशीट के अनुमोदन के लिए तकरीबन 6 महीनों से धूल फांक रही है। अब खबर में ट्विस्ट यह है कि जब इस अधिकारी को प्रमोशन देने की बारी आती है तो मंत्री जी को 8 अधिकारियों में से सिर्फ एक यही अधिकारी प्रमोशन देने लायक लगता है। बड़ा ईमानदार अधिकारी ये लगता है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड की जो निदेशक है सीमा जौनसारी 31 अक्टूबर 2023 को वो रिटायर हो गई थी। अब निदेशक पद भरने के लिए विभाग द्वारा मंत्री जी के सामने 8 लोगों की पत्रावली प्रस्तुत की गई। इन 8 लोगों में सबसे पहला नाम रामकृष्ण उनियाल का था, जो प्रभारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा थे। सीनियरिटी में ये सबसे पहले नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर नीता तिवारी, जो रामनगर बोर्ड की सचिव थी। और तीसरा जो नाम था वो महावीर सिंह बिष्ट, जो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड है। ऐसे 8 लोगों की जो लिस्ट है वो मंत्री जी के सामने पेश हुई। इसमें एक कॉलम में अनुशासनिक जांच प्राप्त शिकायतों का भी था। जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपकी स्क्रीन पे से में नजर आ रहा है, ये सरकारी विभाग का एक प्रोसेस होता है जिसमें ये देखा जाता है कि जिन अधिकारियों का प्रमोशन कर रहे हैं उन पर कोई जांच तो नहीं है, कितनी शिकायतें इनके खिलाफ आई हैं। अब ये देखिएगा कि इन 8 अधिकारियों में महावीर सिंह बिष्ट को छोड़कर किसी भी अधिकारी के खिलाफ ना ही कोई शिकायत आई है और ना ही कोई जांच चल रही है। इस पत्रावली में महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ लिखा था कि श्री महावीर सिंह बिष्ट के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी के पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में संपन्न प्रारंभिक जांच में उक्त शिकायतों की पुष्टि होने के दृष्टिगत, एक बार जरा इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लिखा है कि शिकायतों की पुष्टि होने के दृष्टिगत श्री बिष्ट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ में किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के हेतु पत्रावली उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई है। मतलब यह है कि जिस शिकायत का जिक्र हो रहा है, ये मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था कि जो फाइल 6 महीने से मंत्री जी के पास चार्जशीट के अनुमोदन के लिए धूल फांक रही है, ये वही फाइल है जो इस समय उच्च स्तर पर यानी कि मंत्री जी के पास अभी पड़ी हुई है। अब बेशर्मी की आप हद देखिए। इस पत्रावली को पढ़ने के बाद मंत्री जी को इस महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी या तुरंत कार्रवाई का आदेश कर देना चाहिए था। वो मंत्री कार्रवाई तो दूर की बात, इन 8 लोगों में से महावीर सिंह बिष्ट का उल्टा प्रमोशन कर देते हैं, माध्यमिक प्रभारी निदेशक इनको बना दिया जाता है। और बाकी जो 7 लोग थे जो साफ छवि के ईमानदार अधिकारी थे, कुछ सीनियरिटी में 20 से ऊपर भी थे, जो इस पत्रावली में आप साफ देख सकते हैं, वो मंत्री जी को इस प्रमोशन करने लायक नहीं लगते हैं। हद तो तब हो गई जब मंत्री जी खुद विभाग को अपनी टिप आदेश लिख कर देते हैं। इस आदेश में वे लिखते हैं कि रामकृष्ण उनियाल को निदेशक प्राथमिक शिक्षा का प्रभार दिया हुआ है। श्रीमती वंदना गबरियाल निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर नीता तिवारी को सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में तैनात किया गया है।
व्यवहारिक दृष्टि से डॉक्टर तिवारी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा का प्रभार दिया जाना उपयुक्त ना होगा, क्योंकि अधिनियम के अनुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद का सभापति होता है और एक ही अधिकारी सभापति और सचिव का प्रभार दिया जाना अधिनियम के विपरीत है। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत भी डॉक्टर तिवारी को अनियंत्रित तैनाती दिया जाना उपयुक्त नहीं है। आपको बता दें कि जो ये नीता तिवारी का जिक्र हुआ है वो शिक्षा विभाग में अपने पूरे कार्यकाल में बहुत ही ईमानदार और डेड ऑनेस्ट अधिकारी रही हैं। पूरे कार्यकाल में एक भी दाग नीता तिवारी के ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि तमाम पेपर लीक हुए हैं, कई मामले सामने आए हैं, मगर रामनगर बोर्ड में एक भी पेपर लीक जैसी घटना नीता तिवारी के सचिव रहते हुए नहीं घटी। ऐसी ईमानदार और डेड ऑनेस्टी अधिकारी थी। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि मंत्री जी अपनी टिपों में जिस अधिनियम का जिक्र कर रहे हैं कि एक अधिकारी को सभापति और सचिव का प्रभार दिया जाना अधिनियम के विपरीत है, वैसा कोई भी अधिनियम विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में ऐसा कोई भी ना क्लोज है ना ही कोई इस प्रकार का नियम है। मंत्री जी ने नीता तिवारी के लिए एक और जिक्र किया है कि बोर्ड परीक्षाएं उस समय चल रही थी क्योंकि वह रामनगर बोर्ड की सचिव थी, पर अधिनियम तो यह भी कहता है कि बोर्ड परीक्षा करवाने में गोपनीयता का ध्यान रखना पड़ता है। कई चीजें सिर्फ सचिव को ही पता होती हैं। ऐसे बीच में नीता तिवारी को रिटायर करवाना क्या यह गोपनीयता भंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, जबकि वह एक्सटेंशन उस समय मांग रही थी और जबकि पूर्व में भी इस पद पर कई एक्सटेंशन हो चुके हैं। अब ये देखिएगा कि नीता तिवारी को हटाने के लिए विभाग द्वारा किस प्रकार का खेल खेला गया, ये भी आप देखिए। जुलाई 2023 को सचिव पद में इनका ट्रांसफर निदेशक कुमाऊं किया गया और 23 सितंबर को इनका फिर से ट्रांसफर सचिव रामनगर बोर्ड में वापस हो गया और इसी के साथ अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल का दिया जाता है। और 25 जनवरी 2024 को प्रभारी निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के पत्र निकलते ही 2 फरवरी 2024 को नीता तिवारी से निदेशक कुमाऊं का प्रभार हटा दिया जाता है और 28 फरवरी सचिव रामनगर बोर्ड से भी इनको हटा दिया जाता है। इसमें एक और पॉइंट समझने वाली बात है कि अपनी साफ छवि के लिए जाने जाने वाले सचिव रविनाथ रमन को भी ना जाने किस दबाव में इस समय वो काम कर रहे हैं कि सचिव साहब को भी झूठ बोलना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि नीता तिवारी खुद यहाँ निदेशक पद पर नहीं आना चाहती, जबकि नीता तिवारी 7 लेटर सचिव साहब को भेज चुकी थी। अखबारों में भी आया था, अखबार की कटिंग भी आप देख सकते हैं जिसमें एक दूसरे का यहाँ पर बयान दिया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक भ्रष्ट अधिकारी के प्रमोशन दिलाने के लिए नेता सचिव सब एक हो जाते हैं। अब इसमें महावीर सिंह बिष्ट के लिखे गए टिपों पर भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है कि व्यवहारिक दृष्टि से श्री बिष्ट जी को स्थायी निदेशकों की तैनाती होने तक निदेशक माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। इसमें कहीं पर भी जांच का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि जिस पत्रावली में महावीर सिंह बिष्ट को यह प्रभार दिया जा रहा है उनके खिलाफ 2 शिकायतों में वो दोषी पाए गए हैं, जिसकी फाइल खुद मंत्री जी दबा कर बैठे हुए हैं। इससे अच्छा तो साफ शब्दों में मंत्री जी लिख देते कि मैं भ्रष्टाचारियों का मसीहा हूं, मेरे लिए कोई नियम कोई कानून नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, लोकतंत्र तो है ही नहीं इसलिए कानून भी नहीं है, यहाँ ईमानदार अधिकारियों को दरकिनार किया जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों का मैं मसीहा तो बैठा ही हुआ हूँ। दरअसल मंत्री धन सिंह रावत का ये पुराना स्टाइल रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि उस समय के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। इनको भी बचाने की कोशिश धन सिंह रावत ने की थी, जिसमें सचिव ने मंत्री को एक पत्रावली भेजी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में मदन सिंह रावत को बर्खास्त किया जाए, लेकिन मंत्री जी ने अपनी टिपों में ये लिखते हैं कि इनको बर्खास्त ना किया जाए बल्कि एक पद इनका डिमोशन कर दिया जाए। जब बाद में माननीय हाईकोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की तब ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उसके बाद ये जेल गए। इतना ही नहीं, कुंवर सिंह रावत जो उस समय के तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बेसिक थे, जिनकी जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक सिंह रावत द्वारा मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल से करवाई गई, जिसमें कुंवर सिंह रावत दोषी सिद्ध हुए। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा कुंवर सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच शासन को भेजी गई, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कुंवर सिंह रावत को उल्टा प्रमोशन दे दिया गया, जिन्हें उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक बना दिया गया। अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो जिला शिक्षा अधिकारी से उन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी बना दिया गया। ये वही कुंवर सिंह रावत हैं जिन्होंने श्रीनगर
में चिल्ड्रन एकेडमी में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर 47 साल की एक महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की थी। और आलम ये देखिएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को यह पता ही नहीं है कि नियुक्ति की अधिकतम सीमा कितनी होती है, जबकि अधिनियम के प्रथम पेज पर ही प्रथम लाइन में प्रारंभिक और माध्यमिक के लिए अधिनियम बनाया गया है, यह साफ लिखा हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब इन अधिकारियों को यह नहीं पता तो ये जांच किस प्रकार से करेंगे। मंत्री जी के केवल शिक्षा विभाग का ये आलम नहीं है, बल्कि सहकारिता विभाग में जो भर्तियों का घोटाला हुआ है उस पर भी मंत्री जी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण में जब हमने मंत्री जी से बात करने की कोशिश की तो पता चला मंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए भी हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। मंत्री जी का बेबाकी से इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण देना ये बताता है कि शायद मंत्री जी को ना ही जनता से कोई सरोकार है और ना ही मीडिया में खबर आने का कोई डर है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और उन्हें संरक्षण देने वाले मंत्रियों को जनता किस प्रकार से जवाब देगी। और लास्ट में जाते जाते ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जो खुद नीता तिवारी ने हमें भेजी है कि किस प्रकार से उनके साथ ये छल कपट किया गया। इस प्रकरण की पूरी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। 25 जुलाई 2023 को मेरा ट्रांसफर एडी कुमायूं के पद पर नैनीताल के लिए किया जाता है, जबकि मेरे द्वारा ट्रांसफर न करने के लिए कई प्रार्थना पत्र भेजे गए थे, किंतु फिर भी मेरा ट्रांसफर किया गया। और इसी 25 जुलाई को ही इसी स्थानांतरण आदेश के द्वारा श्री विनोद सिमल्टी को अपर सचिव बोर्ड कार्यालय में तथा श्री महावीर सिंह बिष्ट को एडी मुख्यालय देहरादून में तैनाती दी गई। मेरे द्वारा लगातार अपना स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के लिए निवेदन किया गया और इसी बीच में 17 अगस्त को विनोद प्रसाद सिमल्टी को बोर्ड सचिव के पद पर तैनाती दे दी गई। मेरे स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के क्रम में शासन द्वारा मेरा आदेश निरस्त कर दिया गया और 23 सितंबर को पुनः मुझे बोर्ड सचिव के पद पर वापस भेज दिया गया। साथ ही फिर से मुझे एडी कुमायूं का अतिरिक्त चार्ज दे दिया, जबकि वहां पे एडी माध्यमिक थे तो एडी माध्यमिक को ही एडी बेसिक का चार्ज भी दिया जा सकता था, जैसे कि वर्तमान में भी एडी माध्यमिक के पास ही एडी बेसिक का चार्ज है, किंतु तत्समय नहीं दिया गया। और मेरे द्वारा यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के बाद 27 सितंबर को अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमायूं मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया गया और तब से निरंतर मैं नवंबर से लेकर फरवरी तक एडी कुमायूं के अतिरिक्त प्रभार को हटाने के लिए निवेदन भी करती रही, क्योंकि बोर्ड का कार्य बड़ा ही समयबद्ध, संवेदनशील और अति गोपनीय है। सचिव के मुख्यालय से बाहर रहने पर कार्य प्रभावित होता है, इसलिए मेरे द्वारा बार बार निवेदन किया गया कि मेरा अतिरिक्त प्रभार हटा दिया जाए, लेकिन किसी पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच में श्रीमती सीमा जौनसारी जी सेवानिवृत्त हो जाती हैं 31 दिसंबर 2023 को और 30 दिसंबर 2023 को ही उनका प्रभार श्री महावीर सिंह बिष्ट को दे दिया जाता है। दूसरी ओर शिक्षा सचिव श्री रवीनाथ सवंसर का से दूरभाष पे मेरी वार्ता होती है और वो मुझसे सहमति भेजने के लिए कहते हैं कि भाई मैं वरिष्ठ में होने के सीनियर होने के कारण कि निदेशक माध्यमिक पद के लिए तत्काल सहमति भेजने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा सहमति दी जाती है और लिखित सहमति भी भेज दी जाती है। साथ ही साथ उसके बाद मेरे द्वारा 7-8 पत्र लगातार भेजे जाते हैं, किंतु किसी पत्र का भी कोई जवाब नहीं आता है और न ही कोई कार्रवाई होती है। और उसके बाद लगभग 1 महीना व्यतीत होने के बाद 25 जनवरी को श्री महावीर सिंह बिष्ट को निदेशक माध्यमिक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। और 25 जनवरी को जो पत्र जारी करते हैं उसमें जो कारण दिए हैं वो तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे पास में अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार होने तथा निदेशक माध्यमिक का परिषद का सभापति होने और बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने की बात की जाती है। ये कारण बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक का बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं थे, बेसिर पैर के कारण है। क्योंकि यदि बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने की बात जहां तक उसका प्रश्न है, तो यदि इसके प्रति हमारे अधिकारी गंभीर होते तो बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही मेरा स्थानांतरण एडी कुमायूं के पद पे नहीं करते
और वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षाओं के मध्य में ही यानी 27 फरवरी को बोर्ड परीक्षा शुरू होती है और 28 तारीख को ही महानिदेशक महोदय मेरे समस्त कार्य दायित्व मुझसे कनिष्ठ अधिकारी श्री विनोद सिमल्टी को नहीं देते, यदि बोर्ड परीक्षाओं के प्रति उतने संवेदनशील थे। और रही अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार होने की बात, तो मैंने कभी भी अतिरिक्त प्रभार देने की बात कही ही नहीं, और साथ ही न कभी मैंने बोर्ड सचिव और निदेशक माध्यमिक दोनों प्रभार एक साथ देने की बात कही। अतः ये सभी कारण बिल्कुल पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही बेसिक पैर के कारण है। 28 फरवरी को जब महानिदेशक महोदय जो पत्र जारी करते हैं उसकी कॉपी भी कोई मेरे पास नहीं आती है। और हैरानी की बात है कि 4 मार्च को श्री विनोद सिमल्टी अपर सचिव उस पत्र में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन कर लेते हैं, लेकिन मुझे अवगत नहीं कराते हैं। फिर 5 मार्च का एक पत्र जो कि 6 मार्च को परिषद कार्यालय में आता है, उसमें निदेशक महोदय जो कि मुझसे कनिष्ठ अधिकारी हैं मुझसे महानिदेशक महोदय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुझे निर्देशित करते हैं। तो मेरे द्वारा एक पत्र उनको भेजा जाता है कि मुझे अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि किस नियम के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। तो उनके द्वारा उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं पे कोई नियम तो थे ही नहीं। नियमों की अनदेखी करके ये सारी कार्रवाई संपन्न की गई थी। उसके बाद मेरे द्वारा शासन को लिखा जाता है और पूछा जाता है कि जब मेरे समस्त कार्य दायित्व मुझसे कनिष्ठ अधिकारी को दे दिए गए हैं तो मेरा कार्यालय में बने रहने का औचित्य क्या है, और मेरे पद पे बने रहते हुए मेरे कार्य दायित्व किसी दूसरे अधिकारी को कैसे दिए जाते हैं। लेकिन उसमें शासन का भी कहीं कोई पत्र नहीं आता। और अंत में मेरी सेवानिवृत्ति के 3 दिन पूर्व संयुक्त सचिव महोदय का एक पत्र आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी 31 मार्च के बाद ये आदेश प्रभावी होगा। तो मैं आज तक ये समझने में असमर्थ हूं कि आखिर किन कारणों से सारे नियमों की अनदेखी करते हुए, सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके इतना सब छल प्रपंच करने की आवश्यकता क्या थी। यदि मुझे निदेशक नहीं बनाना था तो न बनाते, किंतु अपने से कनिष्ठ अधिकारी के अधीन कार्य करने को मुझे विवश न करते। यह स्थिति अत्यंत ही कष्टदायक